नमस्कार, चुनाव क्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बीजेपी उत्तर प्रदेश में मिशन 80 का चुनाव अभियान लेकर चल रही है, मगर वो ये लक्ष्य हासिल कर पाएगी, इसको लेकर बहुत सारे किंतु परंतु हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि वो पिछली बार की उपलब्धि को ही दोहरा ले तो बड़ी बात होगी। मिशन 80 का लक्ष्य हासिल करने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट लैंड वाला इलाका खास तौर पर मुश्किलें खड़ी करता दिख रहा है। जाटलैंड में कुल 14 सीटें हैं और उनमें से करीब आधी सीटें ऐसी हैं जिनमें बीजेपी पूरी तरह फंसी हुई दिख रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है, इसलिए वो बाजी मार ले जाएगी। फिर उसने जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल को इंडिया गठबंधन से तोड़कर अपने साथ कर लिया है ताकि जाट वोट में इजाफा किया जा सके। लेकिन रास्ता इतना भी आसान नहीं है। इस बार समीकरण भी बदले हुए हैं और माहौल भी। पिछली बार एसपी, बीएसपी और राष्ट्रीय लोकदल तीनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और 4 सीटें निकाली थी। बीएसपी को बसपा, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा सीटें मिली थी, जबकि सपा को मुरादाबाद की। इस बार राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के साथ चला गया है और बहन मायावती अकेले चुनाव लड़ रही हैं। हाँ, कांग्रेस जरूर एसपी के साथ है। जहाँ तक माहौल का ताल्लुक है तो किसान आंदोलन और महिला पहलवानों के साथ हुई ज्यादतियों की वजह से जाट बीजेपी से नाराज हैं और जयंत चौधरी के साथ जाने से भी उसकी भरपाई होना संदिग्ध है। गन्ना किसानों की नाराजगी भी अपनी जगह है ही। 2014 की तरह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी नजर नहीं आ रहा है। अल्पसंख्यक एक तरफा तौर पर एसपी कांग्रेस को वोट देंगे, जबकि मायावती का वोट बैंक भी दरक चुका है और इसका फायदा किसे मिलेगा पता नहीं, इंडिया गठबंधन को या कि एनडीए को। ये साफ है कि जाटलैंड की एक-एक सीट के लिए बीजेपी को नाकों चने चबाने पड़ सकते हैं। पहले चरण में से 8 सीटों के लिए मतदान होना है पहले चरण में। ये सीटें हैं सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत। बीजेपी की पूरी कोशिश रहेगी कि इस संख्या को बढ़ा सके, मगर क्या बदलते माहौल में ये संभव होगा? जाटलैंड की मुजफ्फरनगर, नगीना सीट जैसी सीटों पर बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन का टेस्ट होगा। बीजेपी को आरएलडी से गठबंधन के बाद इस बेल्ट में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। वहीं सपा को पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के समर्थन से आगे जाने का की उम्मीद है। तो ये कुल मिलाकर मोटे तौर पर एक खाका है, लेकिन इस पर विस्तार से बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक, जो कि जाटलैंड को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को और चुनावी राजनीति को खासतौर पर बहुत अच्छे से जानते समझते हैं। मलिक साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि एक परिचय आप हमारे दर्शकों को दे दें जाटलैंड के बारे में, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हो सकता है कि जाटलैंड शब्द को ही पहली बार सुन रहे हो या उन्होंने सुना हो, उनके मन में उसका नक्शा ना हो। देखिए मुकेश जी, धन्यवाद, आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र को जाटलैंड कहते हैं, गन्ने की बेल्ट भी कहते हैं, शुगर बेल्ट भी कहते हैं। जाटलैंड कहते हैं, लेकिन इसमें दूसरी जातियों का भी अच्छा खासा प्रभाव है, चाहे उसमें ठाकुर हो, राजपूत हो, गुर्जर हो, सैनी हो, कश्यप हो, बहुतायत में रहते हैं और ये भी प्रभावित करते हैं चुनाव को, ऐसा नहीं है। दूसरा, बड़ी मात्रा में यहाँ पे मुस्लिम समाज भी कई जगह पे 40%, तो कई जगह तो 50% पे भी आज तक पहुंच गया है। तो ये तमाम समीकरण बनता है। जाटलैंड इसको इसलिए माना जाता है क्योंकि चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि, जन्मभूमि रही है, तो उनसे जोड़ के यहाँ पे राजनीति चलती रही है। और चौधरी चरण सिंह और उसके परिवार के बिना राजनीति की बात जाटलैंड में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में करना बेमानी हो जाता है, इसलिए ये क्षेत्र जाटलैंड के नाम से सुप्रसिद्ध है। और जाट का ये भी एक माना जाता है कि जाट अधिकतर जो समुदाय है वो खेती किसानी करते हैं, और खेत का किसान जो होता है, मैं खुद किसान परिवार से आता हूँ, तो तमाम जो छोटी जातियां होती हैं या सभी जातियां होती हैं वो कहीं ना कहीं संबंध रखती हैं खेती किसानी से। अगर आप उसमें जो शहर में बैठा हुआ व्यापारी भी है, वो भी बिना किसान के सरवाइव नहीं कर सकता। किसान अच्छी स्थिति में होगा, उसकी फसलें बिकेंगी तो किसान बनिए की दुकान से सामान खरीदेगा तो उनकी भी दुकान चलेंगी। दूसरा, जो दूसरी जाति के लोग हैं वो खेती किसानी में उनके साथ काम करते हैं,
तो उनको भी खेती से लाभ होता है, तो सब मिलजुल के काम करते हैं। ये पुराना चौधरी चरण सिंह के समय का मामला चला आ रहा है। इसीलिए चौधरी चरण सिंह ध्यान देते थे कि जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं वो गांव में ही स्थापित हों, ताकि गांव के अधिकतर लोगों को शहर ना आना पड़े। ये तो मलिक पिछले साहब क्या 20-25 साल से जी, जी जी, मलिक साहब क्या ये कह सकते हैं कि चूँकि इस इलाके की राजनीति पर जाटों का वर्चस्व है, प्रभाव है, प्रभुत्व है और वो उसको एक तरह से लीड भी करते हैं, इसलिए इसको जाटलैंड भी कहने लगे हैं लोग? जी, देखिए, अगर आप देखेंगे एक परसेप्शन बनता है जाट के जाने से। जाट अगर जिस ओर चला जाएगा एक परसेप्शन बनता है, और भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी दल है पिछले 10 साल से, वो भली-भांति उसको समझता है। इसीलिए जाटों को भरमाने के लिए, जाटों को हर तरह के साम-दाम दंड-भेद करके अपनी ओर लाने के लिए कोशिश भारतीय जनता पार्टी करता रहा है। अगर आप 2014 की बात देखें, तो प्रधानमंत्री मोदी ने पहली रैली मेरठ से ही शुरू की थी, और मेरठ में उन्होंने कहा था कि चौधरी चरण सिंह जो है हमारे भी सम्मानीय है, और हम चौधरी चरण सिंह जी के लिए तमाम घोषणाएं उन्होंने उनके नाम पे की थी कि चौधरी चरण सिंह राहत कोष गन्ना किसानों के लिए बनेगा, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देंगे। वहीं से तमाम सुगबुगाहट शुरू हुई थी, ताकि जाटों को साधा जा सके। और कोई भी, चाहे इसके अलावा कोई भी सियासी दल हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जाटों को किस तरह से साधा जा सके इसकी कोशिश करता है, क्योंकि एक बड़ा परसेप्शन जाटों से यहाँ बनता है, मुकेश जी। जी, तो मुज़फ्फरनगर दंगों ने इस पूरे बेल्ट की राजनीति को एक तरह से उलट दिया था। उसने एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर दिया था और 2014 के चुनाव में हमने उसका बड़ा असर देखा था। फिर 2019 के चुनाव में भी उसका असर कंटिन्यू रहा और पुलवामा इफ़ेक्ट भी उसमें काम आया। इस बार क्या दिख रहा है? एक तो जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है वो किस स्तर का है और फिर हम अगले जो मुद्दे यहाँ प्रभावित कर रहे हैं जैसे किसान आंदोलन है, जाटों की दूसरी नाराजगी है, गन्ना किसानों की नाराजगी, वो किस तरह से इम्पैक्ट डाल रहे हैं? देखिए मुकेश जी, अगर आप देखें, एक तो 2013 का जो दंगा मुजफ्फरनगर में हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी ऐसा हुआ नहीं आजादी के बाद। आजादी के बाद एक दंगा 89 में मुजफ्फरनगर या मेरठ में हुआ था, और उस टाइम हमारे महेंद्र सिंह टिकैत थे, जिनको हम बाबा कहते हैं, बड़ी खाप के चौधरी वो थे, और उन्होंने मेरठ के उस दंगे को मेरठ शहर से बाहर नहीं निकलने दिया था, गांव में नहीं घुसने दिया था, और वो दंगा वहीं समाप्त हो गया था। ये दुर्भाग्य है कि 2013 में वो नहीं थे, इसलिए दंगा मुजफ्फरनगर से निकल के बाहर भी फैल गया, और उसको तमाम सियासी दलों ने, अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बढ़ाने का काम किया, और उसके सियासी फायदे भी सबसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी को हुए, वो आज तक चले आ रहे हैं। अन्यथा वेस्टर्न यूपी में भारतीय जनता पार्टी को उस तरह से कोई बहुत ज्यादा सेंध लगा पाती, मुझे नहीं लगता। खैर, 2013 के बाद जिस प्रकार से आप देखें भारतीय जनता पार्टी वेस्टर्न यूपी में बढ़ी है, और राष्ट्रीय लोकदल जो यहाँ की सबसे बड़ी किसानों की राजनीति करता है, वो भारतीय जनता पार्टी से विमुख रहा। 10 साल बाहर रहने के बाद में चौधरी अजीत सिंह ने, और अजीत सिंह के बाद जयंत ने भी ये कोशिश की कि इस जो भाईचारा है हिंदू मुस्लिम का, खासकर जाटों के साथ, किसानों के साथ जो मुस्लिम समाज मिलकर रहता था, इसको वापस कैसे बनाया जाए, उसकी कोशिश की थी। काफी हद तक ये लोग उसमें सफल भी रहे थे, लेकिन एकाएक ये इस तरह से जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, तो वो जहां से चले थे फिर वहीं खड़े हो गए आके। वो जाट हो चाहे मुसलमान हो, वो तमाम सारी चीजें उनको वापस दिखाई दे रही हैं। और जयंत को भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद एहसास हो गया है कि जिस लिए हम आए थे, या भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आ गया कि जिस लिए जयंत को उन्होंने लिया था, वो उनका मामला सिद्ध होते हुए उनको नजर नहीं आ रहा है। इसमें मैं एक बड़ी खबर आपको मुकेश जी यहाँ देता हूं, जो अभी किसी के पास नहीं है। कल प्रधानमंत्री की रैली सहारनपुर में हुई थी, और कल मुख्यमंत्री की रैली बिजनौर में हुई थी, जहां राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार लड़ रहा है। प्रधानमंत्री की रैली में जयंत चौधरी नहीं गए, मुख्यमंत्री की रैली में जयंत चौधरी नहीं गए। जयंत चौधरी का लगभग 24 घंटे से मोबाइल फोन स्विच ऑफ है। तो इससे लोग जो है तमाम वहां पे कानाफूसी चल रही है। मुजफ्फरनगर में, वेस्टर्न यूपी में, मुजफ्फरनगर में तो यहाँ तक चल रहा है कि भाई जयंत चौधरी ने इशारा कर दिया है अपने लोगों को कि मुझे चौधरी अजीत सिंह की 2019 की हार का बदला लेना है। और जाट इन सब चीजों पे थोड़ा भावुक हो जाता है, और आज चौधरी चरण सिंह भी इस दुनिया में नहीं है, और इसका एहसास कहीं ना कहीं शायद भाजपा को भी हो गया है। तो इससे थोड़ी कड़वाहट बढ़ती हुई नजर आ रही है।
दूसरी बात अगर आप देखेंगे, जो मैंने जिक्र किया आपको कल की सहारनपुर की प्रधानमंत्री की रैली का, वहां पे खबरें इस प्रकार की आ रही है, मेरी तमाम पत्रकारों से भी बात हुई है कि 10-15 हजार लोगों से ज्यादा की भीड़ नहीं थी। प्रधानमंत्री की रैली में 10-15 हजार की भीड़ होना, और प्रधानमंत्री जी वहां से सहारनपुर और कैराना की जो सीट है शामली जिले की, उसको संदेश देना चाह रहे थे। और उन्होंने कैराना से जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी सहारनपुर के मंच पे थे, और सहारनपुर के जो उम्मीदवार हैं राघव लखनपाल, वो भी मंच पे थे, लेकिन जयंत चौधरी मंच पे नहीं थे। जबकि कैराना की जो सीट है उस पर बहुतायत में जाट हैं, और वो बिना राष्ट्रीय लोकदल के भारतीय जनता पार्टी के लिए जितना नामुमकिन है, मुश्किल है, उसके बावजूद जयंत चौधरी का मंच पे नहीं पहुंचना अभी लोगों के लिए संशय का विषय बना हुआ है। लोग सोच रहे हैं ये क्या हुआ है। तो ये भी एक अनोखी चीज है। दूसरी बड़ी खबर मैं एक और आपको देता हूं, जो 3 महत्वपूर्ण कास्टें यहां पे हैं, सैनी, ठाकुर और गुजर, इनकी आज महापंचायतें हैं वेस्टर्न यूपी में। और वो कुछ लोग का कहना यह है कि हम लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे, और कुछ लोगों ने, जैसे ठाकुरों ने सीधे सीधे कह दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी को हराता हो हम उस उम्मीदवार के साथ जाएंगे, वो सपा का हो, बसपा का हो, कांग्रेस का हो, किसी का भी हो। इस प्रकार की पंचायतें वेस्टर्न यूपी में अगर चल रही हैं तो आप समझिए कि क्या स्थिति होगी। जाट थोड़ा मौन है, जाट बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि जाट का ये हो गया है कि जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं, और कुछ जाट, अब आप मुझे बताइए कि जो 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो 1 साल दिल्ली के बॉर्डर पे पड़े रहे हैं, वो कैसे एक भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देंगे। इस तरह की भी चर्चाएं क्षेत्र में चल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार वेस्टर्न यूपी में बहुत आसान है। जी, तो एक तो किसानों का मुद्दा हो गया, एक आपने बताया कि जयंत चौधरी को जोड़कर जिस तरह से वो बीजेपी ने सोचा था कि जाट को जोड़ लेंगे, वो नहीं हो पा रहा है। महिला पहलवानों के साथ इस सरकार ने जो कुछ किया वो भी उनके अंदर बैठा हुआ है कि ये तो जाटों का अपमान हुआ है वगैरह वगैरह। तो ये चुनाव अब क्या शेप लेता दिख रहा है? ये मुद्दे अपनी जगह पर हैं। जो जातीय समीकरण बन रहे हैं एक एक सीट पर, या जिस तरह के कैंडिडेट अनाउंस हुए हैं, उनसे क्या हो रहा है? मतलब शुरू करें मुजफ्फरनगर में क्या स्थिति बन रही है? देखिए, अगर आप मुकेश जी मुजफ्फरनगर की बात करते हैं तो मुजफ्फरनगर में करीब 18 लाख मतदाता है, और पिछली बार चौधरी अजीत सिंह और संजीव बालियान का संघर्ष था। बाकी सब, हरिंदर मलिक भी वहां से चुनाव लड़े थे, वो 1 लाख भी पार नहीं कर पाए थे। तो कहीं ना कहीं जब चर्चा ये हुई कि चौधरी अजीत सिंह चुनाव जीत रहे हैं, तो रात को वहां पे 1 घंटा शाम को लाइट भगाई गई, और उसके बाद घोषणा की गई कि 6,516 वोट से संजीव बालियान जीत गए। चौधरी अजीत सिंह की टीम कमजोर थी, उनके लोग वहां पे नहीं थे, आधे लोग दिल्ली आ चुके थे, तो उस पर ज्यादा कुछ हुआ नहीं। अब इसके कोई तथ्य और कोई इस तरह की चीजें तो है नहीं, लेकिन इस तरह की चर्चाएं खूब चली थी, और लोगों में एक विरोध संजीव बालियान के खिलाफ हो गया था। जबकि ये पिछली बार लगभग 1.5 लाख वोटों से मुजफ्फरनगर में जीते थे 2014 में। 2019 की अगर आप बात करते हैं, 2019 में एकाएक आपका 6,500 वोट से जीतना भर जताता है कि आपकी नाराजगी लोगों में है, और इस बार वो नाराजगी जो है तमाम जातियों में दिख गई है। उसके बाद 2022 के इलेक्शनों में 3 विधानसभा सीटें मुजफ्फरनगर के लोकसभा क्षेत्र की भाजपा से जाना, फिर एक चौथी सीट पर बाई इलेक्शन हुआ खतौली पे 2022 के बाद। वहां से वो एक सैनी भाजपा के विधायक थे, उनके खिलाफ कोई केस खुल गया था, और केस में फिर उनको सजा हो गई थी, तो उनको तत्काल इस्तीफा देना पड़ा। अब आप सोचिए कि सत्ताधारी दल की सीट चला जाना कितनी बड़ी बात है, जबकि माना यह जाता है कि प्रदेश में जिसकी सत्ता होती है विधानसभा का बाई इलेक्शन तो वो वैसे ही जीत लेते हैं। तो ऐसी स्थितियों में राष्ट्रीय लोकदल का एक और सीट भारतीय जनता पार्टी से छीन लेना जताता है कि संजीव बालियान की स्थिति वहां बहुत कमजोर है।
क्योंकि ये सैनी समाज की वहां पे सीट थी, सैनी समाज के विधायक थे और सैनी समाज के साथ इनका बहुत ही विरोध और बहुत इन्होंने उनके साथ उस तरह की चीजें करी थी। तो वो भी एक माना जा रहा है कि तमाम सैनी जो है वो राष्ट्रीय लोकदल के साथ आ गए थे, इसलिए राष्ट्रीय लोकदल की सीट जीती थी। तो इन परिस्थितियों और आज जैसा कि मैंने बताया बहुतायत में सैनी है वहां पे, बहुतायत में ठाकुर है मुजफ्फरनगर पे। मुजफ्फरनगर में सरदना सीट आती है जहां से संगीत सोम आते हैं, जिसको हम ठाकुर चौबीसी बोलते हैं, वहां पंचायत आज है। तो वहां पे इस तरह का निर्णय लिया जाना, तो इससे कहीं ना कहीं संजीव बालियान भी और मुजफ्फरनगर का पूरा जो राष्ट्रीय इसका भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारियों का जो ग्रुप है वो सब इससे सख्ते में है। और एक अंदर की बात और है जो थोड़ी सी लोगों में चर्चा चल रही है, वो बात नहीं आ रही है कि जिस प्रकार से खुल के आरएसएस के और बीजेपी के लोग आते थे वो भी इस प्रकार नहीं आ पा रहे, क्योंकि वहां पे उन लोगों की नाराजगी ये है, क्योंकि मेरे पुराने कई दोस्त हैं वहां आरएसएस में, बीजेपी में। मैं कॉलेज के टाइम में आरएसएस में रहा था 1 साल, तो उनसे मेरी आज भी लगातार बातचीत होती है। उनका ये कहना है कि जिस प्रकार से इन्होंने आरएसएस के और बीजेपी के बड़े अधिकारियों को साधा हुआ है पिछले 5-6 साल से, और हमारा कोई काम नहीं हो रहा, हमारा कुछ नहीं हुआ पिछले 5 साल में, तो इस बार हम चुनाव में बाहर नहीं आएंगे। कई लोगों ने जो है साइड पर सहारनपुर चले गए हैं कि इन्होंने अपनी ड्यूटी बिजनौर पे लगवा ली है। तो मुजफ्फरनगर पे स्थिति मुझे सबसे खराब दिखाई दे रही है मुकेश जी। जी जी। तो केपी मलिक जी, 14 सीटें मानी जाती हैं इसकी, जाटलैंड जी की। 2 सीटें और चूंकि इसके आसपास की हैं, उसको हमने जोड़ लिया है। 2 फेज में इलेक्शन होना है, 8 पहले में और 8 दूसरे दौर में। तो पहले दौर की जो 8 सीटें हैं उनमें क्या स्थितियां बनती दिख रही हैं, किन सीटों पर कौन भारी दिख रहा है और वहां का जातीय गणित किस तरफ झुकता दिख रहा है? देखिए, मैं मुकेश जी आपको बताता हूं, पहले चरण में जैसे शुरू होता है तो हम ये सहारनपुर से शुरू करते हैं। सहारनपुर में अगर हम देखेंगे तो 2004 से मैं शुरू करता हूं, वहां पे रशीद मसूद का परिवार है। उसके बाद उनके रशीद मसूद वहां से लंबे समय तक चौधरी चरण सिंह के समय से अजीत सिंह तक राजनीति में रहे, मंत्री भी रहे। अच्छा खासा उनका प्रभाव वहां पे रशीद मसूद का रहा। उन्हीं के भतीजे इमरान मसूद हैं जो इस बार कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं और काफी अच्छी स्थिति में है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो राघव लखनपाल 2014 में और 2019 में 19 में हार गए। लखनपाल 2014 में जीते और 2019 में बसपा से हार गए थे। तो वो हाजी फजलुर रहमान इस बार भी लड़ रहे हैं और राघव लखनपाल, दोनों में टक्कर है। और इस बार परिस्थितियां भी आप देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि परसों प्रधानमंत्री की रैली, प्रधानमंत्री की रैली में 15,000 आदमी आना जताता है कि भाजपा की क्या स्थिति है। और जो पड़ोसी राज्य है हरियाणा, वहां से जो मुख्यमंत्री हैं वो सैनी समाज से, उनको भी बुलाया जाना था लेकिन वो भी नहीं आए। अब क्या कारण रहा वो तो मुझे नहीं पता, वो भी नहीं आए, क्योंकि सहारनपुर सीट पर सैनी समाज की भी लगभग 1 लाख की संख्या है। तो वो भी एक संदेश देना चाह रहे थे। तो स्थितियां कई जगह इस तरह की बनी हुई है कि भाजपा के लिए मुझे मुश्किल दिखाई दे रही है। मुझे तो ये सीट जो है जो पहले बसपा के पास थी, या तो इस बार कांग्रेस के पास जाएगी, क्योंकि कांग्रेस का भी इमरान मसूद का इस बार, पिछली बार थोड़ा सा नाराज थे लोग और मुस्लिम भी कुछ समाजवादी पार्टी कुछ बसपा में चले गए थे तो उनको इतना वोट नहीं मिला था। तो इस बार लेकिन साथ में मिलकर लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं भले ही मायावती अलग लड़ रही है, तो हम ये मान के चल रहे हैं वेस्टर्न यूपी में कि इन लोगों के बीच में सोशल इंजीनियरिंग हुई है, मायावती के बीच में और अखिलेश के बीच में, और कांग्रेस तो साथ में बाहर है ही। तो इसलिए कि इमरान मसूद को सेफ रास्ता देने के लिए हो सकता है सपा ने और बसपा ने अपने कैंडिडेट इस तरह के खड़े किए हों, क्योंकि यहाँ पे मेरा मानना है सपा ने तो खड़ा ही नहीं किया होगा, सपा ने तो खड़ा ही नहीं किया होगा, बसपा। जी हाँ, सपा ने खड़ा नहीं किया, बसपा ने माजिद अली को किया है, कांग्रेस के इमरान मसूद हैं और बीजेपी के राघव लखनपाल हैं। 3 लोग वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि इसी रणनीति के तहत सपा ने खड़ा नहीं किया है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मुस्लिम समाज जो है लगभग 43% है, 6.5 लाख वोट है, आप समझ लीजिए, और दलित 35% है। तो जिसके साथ दलित और मुसलमान चला जाता है वही चुनाव जीत जाता है। यही समीकरण यहाँ काम करता है। तो ये मोटा मोटी जो है सहारनपुर की स्थिति है। और सपा के साथ होने से पिछड़ों के वोट भी कुछ मिलेंगे ही। जी बिल्कुल जी। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है कि बीजेपी को झटका यहाँ ये दे सकते हैं इमरान मसूद इस बार। जी जी। अब मैं अगर बात करूं सहारनपुर के बाद, हम बात करें उसके बाद शामली जिले की सीट आती है कैराना।
तो कैराना कैराना पे एक बहुत ही पुराना मुस्लिम परिवार है अख्तर हसन का। अख्तर हसन वहां से कैराना से सांसद रहे, फिर उनके बेटे मुनव्वर हसन लगभग सभी पदों पे रहे हो, चाहे एमएलसी हो चाहे एमएलए हो, कम उम्र में वो सारे पदों पे आ गए। एमपी भी रहे वो 2 बार, फिर उनकी पत्नी एक बार एमपी रही, फिर वो 2018 में बाई इलेक्शन जीती। अभी उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है जो लंदन से पढ़ के आई है, और वो बड़ा एक अलग आकर्षण उसका है वहां क्षेत्र में। वो जहां भी जाती है क्योंकि मुसलमान है, गुजर समाज से आती है, और वहां कुछ हिंदू गुजर भी हैं, लेकिन वो जब कहीं इस तरह की बात आती है तो सारे एक हो जाते हो, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। तो गुजर समाज में 90% लोग जो हैं वो एक साथ आ गए हैं, और वहां पे जो तत्कालीन में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनका थोड़ा सा ये वो क्षेत्र में कम आते हैं, लोगों को दिखते नहीं है, तो उस तरह से बड़ा कमजोर है। फाइट बहुत अच्छी है, मैं ये कह दूं कि वो जीत रही है या भाजपा हार जाएगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन फाइट जबरदस्त इन दोनों की है, बाकी सब तीसरे नंबर पे है जी। इसमें मैं गाजियाबाद थोड़ा की मोटा मैं जी, थोड़ा सा गाजियाबाद कैराना का का बड़ा आपको इंटरेस्टिंग। जी, मैं गाजियाबाद पे भी आता हूं। मैं थोड़ा सा यहाँ फैक्टर बता देता हूं कि इस सीट पे जैसे मुस्लिम समाज लगभग 40% है, 5.5 के लगभग, और 16 लाख टोटल लोग हैं। जाट इस पे 2.5 लाख है, सैनी 1 लाख है, गुजर है। तो ये जिस तरह से अगर आप ये इस पे सीट पे देख लें कि मुस्लिम के साथ जो भी अगर जाट जुड़ जाता है तो फिर आपको तीसरे की जरूरत ही नहीं है, ऐसा कॉम्बिनेशन यहाँ बनता है। बाकी सब थोड़ी थोड़ी तादाद में है, वैसे 1 लाख से भी कम है। दूसरे आप देखेंगे गुजर समाज जो है वो लगभग 1.5 लाख है, कश्यप है यहाँ पे 1.5 लाख, तो उस तरह से दलित जैसे यहाँ पे 2.5 लाख के लगभग है। तो उस तरह से चीजें अगर आप देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस प्रकार दलितों में, जिस प्रकार से इन समाजों में नाराजगी है, उससे नुकसान मुझे भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पे भी लग रहा है। अब आप बात करना चाह रहे हैं गाजियाबाद की। हाँ, क्योंकि जनरल वीके सिंह का टिकट काटा गया है और कहा जा रहा है कि इससे वहाँ के राजपूत समुदाय में काफी नाराजगी है, और एक जिस तरह का कैंडिडेट वहाँ खड़ा किया है बीजेपी ने, उसको लेकर भी रिजर्वेशन है मतदाताओं के और उनकी पार्टी में। तो क्या गाजियाबाद में क्या होने जा रहा है? देखिए मुकेश जी, पहले कम से कम 3 से 4 एमपी ठाकुर समाज से यहाँ होते थे पहले। जैसे सहारनपुर पे एक बार जगदीश राणा भी रहे, वो भी ठाकुर थे, और गाजियाबाद से और बाकी एक आध जगह से ऐसे रहते थे। तो इस बार इन्होंने सबके टिकट काट दिए ठाकुरों के, तो उससे ठाकुर समाज में बहुत ज्यादा विरोध है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अगर आप वो विधायकों में भी देखेंगे तो ज्यादातर लोगों के इन्होंने विधायकी में भी टिकट काटे थे, और कुछ लोग जो जिनके पास टिकट मिले भी, जिनको जैसे संगीत सोम को टिकट मिला, सुरेश राणा को टिकट मिला, गन्ना मंत्री थे, उनको ये भी है कि हराया गया साजिशन भाजपा के कुछ लोगों की जो इंटरनल राजनीति हुई, तो उससे कहीं ना कहीं बड़ी भारी तलखी है। और उस तलखी को जो आग लगाई है, जो धुआं उठ रहा था, उस धुएं में जो आग का काम किया है वो वीके सिंह का टिकट कटने से हुआ है। कि एकमात्र यहाँ के जो है ठाकुर समाज के, हालांकि वो रहने वाले भिवानी के थे, हरियाणा के, लेकिन यहाँ पे 2 बार से अच्छे भारी भरकम मतों से जीत रहे थे और मंत्री भी रहे थे, तो ठाकुरों को लगता था कि चलो हमारे समाज का एक बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी में है, उसका बिना किसी कारण के टिकट काट देना, ये सबसे ज्यादा नागवार ठाकुरों को गुजरा है। और मैंने जैसा कि कहा कि आज ठाकुरों की पंचायत इसी मामले को लेके है, और ठाकुरों की 24 ही है, यहाँ पे 24 गांव इकट्ठे हैं ठाकुरों के, और बड़ा मजबूत एरिया है ये सरदाना की बेल्ट, और इत्तेफाक से ये मुजफ्फरनगर लोकसभा में आती है, तो घूम फिर के बाद लोकसभा में आ जाती है मुजफ्फरनगर पे, नुकसान वहां होता है, जबकि तार जुड़े हुए हैं इसके गाजियाबाद से। तो गाजियाबाद में इस बार जो स्थिति है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे गाजियाबाद का मैं आंकड़ा थोड़ा सा आपको बताता हूं कि गाजियाबाद में इस बार भाजपा ने अतुल गर्ग को दिया है जो वेस्ट समाज से आते हैं। कांग्रेस ने डोली शर्मा को दिया है। डोली शर्मा पिछले 2-3 बार से चुनाव लड़ रही है, हालांकि 2019 में यहां से राजबब्बर भी चुनाव लड़े थे और वो हार गए थे इनके सामने। 2009 में यहां से राजनाथ जी चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी से, राष्ट्रीय लोकदल का और भाजपा का गठबंधन था। और मुझे अच्छी तरह याद है मुकेश जी, राजनाथ जी ने ये कहा था कि गाजियाबाद में अगर मुझे जाट वोट नहीं देता तो मैं केवल गाजियाबाद के शहरियों और ठाकुरों के वोट पे नहीं जीत पाऊंगा। इसलिए उन्होंने 3 रैलियां वहां पे अजीत सिंह की करवाई थी उस समय पे, और तब वो जीते थे। तो इसलिए वो भी एक इतिहास है।
दूसरा यहाँ पे जो आगरा के रमेश चंद तोमर हैं, वो 4 बार एमपी रहे हैं गाजियाबाद की सीट से। जी। तो ये थोड़ा शहरी सीट है, इस पर ठाकुर और जाट प्रभावित करते हैं इस सीट को। और यहाँ से लंबे समय से अगर मैं आप मेरे से थोड़ा आंकड़ा पूछे 2019 का, यहाँ पे 19 में एसपी ने सुरेश बंसल को टिकट दिया था। वीके सिंह को मिले थे 9.5 लाख वोट लगभग, और बंसल जी को मिले थे लगभग 4.5 लाख वोट। तो इस तरह से 2 लोगों में ही वोट बट गया था, जबकि राज बब्बर को वोट मिले थे 2 लाख। तो कांग्रेस के पास भी 1-2 बार सीट रही है, यहाँ के गोयल साहब थे वो एमपी रहे थे। तो ये गाजियाबाद का मोटा मोटी ये सीट है कि इसमें माना जाता है कि शहरी सीट है, और भारतीय जनता पार्टी इसको अपनी सीट मान के चल रही थी। अगर ऐसी सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता दिख रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस एरिया में कितनी खराब है। जी, ये बताएं, नगीना से चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है? हालांकि बीएसपी और एसपी दोनों ने कैंडिडेट खड़े किए हैं, नगीना में चंद्रशेखर आजाद फंसे हुए हैं, क्या लग रहा है? देखिए, अगर मुकेश जी आप नगीना की बात करते हैं, तो नगीना सीट में जो 3 बार विधायक रहे हैं, वहां नेटोर एक विधानसभा आती है नगीना में, मनोज कुमार, ये भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने एक मनोज कुमार को दिया है, जो जज हैं, डिस्ट्रिक्ट जज, क्योंकि वो अखिलेश के टच में थे बहुत पहले से। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका कोई बहुत ज्यादा असर वहां होगा, क्योंकि वो बाहरी कैंडिडेट हैं। हालांकि मायावती ने भी अपना कैंडिडेट वहां खड़ा किया है लोकल ही, और कल वहां पे आकाश आनंद जो उनके भतीजे हैं मायावती के, उसने रैली भी की है, लेकिन वो उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है। जो चंद्रशेखर रावण है, वो पिछले 2 साल से उस सीट पे मेहनत कर रहे थे, और पिछले 3 महीने से, लगभग 3 महीने से तो वो वहीं पे हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा माहौल वहां बना लिया है। और भारतीय जनता पार्टी की वो अभी सीटिंग है, वहां पे सीटिंग सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो दूसरी बार वहां से सांसद हैं। तो उनकी स्थिति भी बहुत बढ़िया नहीं बता रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज में अच्छी पैठ चंद्रशेखर ने बना ली है, बाकी उसने दलित समाज में भी बना ली है। कहने को लोग मायावती की बात करते हैं, लेकिन मैं मुकेश जी आपको एक चीज इस बार और बताना चाहता हूं कि ये वाला जो चुनाव हम देख रहे हैं वेस्टर्न यूपी में, हमने भी कई सारे चुनाव कवर किए हैं, जो साइलेंट वोटर है, जो इस बार चुपचाप है, बोल कुछ रहा है, करेगा कुछ और, वो अंदर की बात नहीं बता रहा है, इसलिए आपको इसमें अचंभित करने वाले नतीजे भी मुझे लग रहा है दिखाई देंगे। अगर हम बात करते हैं लोगों से, ये चंद्रशेखर का ये दावा है कि एसपी बीएसपी ने कमजोर कैंडिडेट उनकी मदद करने के लिए दिए, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, चंद्रशेखर ये अपनी तरफ से दावा कर रहे हैं, और ये कहीं किसी हद तक बात ठीक भी है। जैसा कि मैंने कहा कि सोशल इंजीनियरिंग हुई है इनके बीच में। और अगर मैं चंद्रशेखर की बात आप करेंगे, चंद्रशेखर लगातार इनके टच में। चंद्रशेखर का, हाँ, जो खतौली सीट राष्ट्रीय लोकदल ने जीती थी, उसमें चंद्रशेखर का सहयोग भी था, और चंद्रशेखर उसमें चुनाव में जयंत के साथ कंधे से कंधा मिला के चले थे। और ये श्रेय ये भी जाता है कि इसमें अच्छा खासा प्रभाव चंद्रशेखर का भी था। इसी नाते जयंत चौधरी का और अखिलेश का ये था कि हम नगीना से अपना इनको गठबंधन का कैंडिडेट घोषित करेंगे। लेकिन जब उनका गठबंधन टूट गया, तो जयंत का भी वहां पे कुछ ऐसा मामला रहा नहीं, जयंत को सीट आई नहीं, वो सीट पर जो है समाजवादी पे चली गई। अखिलेश का कहना यह था कि 2-3 साल पहले ही वो जज उनके पीछे पड़ा हुआ था, तो उन्होंने उसको डन कर दिया था। हालांकि उनको भी पता है कि वो सफलता मिलना उसको दूर दूर तक कुछ नहीं है, तो नाम चारे के लिए उन्होंने उसको दे दिया है। इसके अलावा जो मायावती ने भी दिया है, जैसा कि मैंने कहा, वो स्थानीय कैंडिडेट है, कभी राजनीति में रहा नहीं है, उसको दिया। तो कहीं ना कहीं ये बात काफी हद तक सच हो सकती है, क्योंकि जितने हम लोकल पत्रकारों से बात करते हैं या लोकल स्थानीय लोगों से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि इस बार माहौल चंद्रशेखर का वहां बना हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कमजोर दिख रही है, तो कड़ी टक्कर चंद्रशेखर की और भारतीय जनता पार्टी की वहां पे है। अब जीतेंगे नहीं जीतेंगे, इस पे इतनी जल्दी कहना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। अगले 10 दिन के, हालांकि ये मैं आपको बता दूं कि अगले 10 दिन के अंदर तस्वीर साफ भी हो जाएगी, क्योंकि 19 तारीख को वहां चुनाव है। बिल्कुल। तो अब ये 2 और महत्वपूर्ण सीटें हैं इस इलाके की, बागपत और मेरठ। इनका हाल क्या है? देखिए, अगर आप इसमें बागपत की बात करते हैं, तो बागपत तो ऐतिहासिक सीट है। बागपत तो
चौधरी चरण सिंह की तो ऐतिहासिक सीट है और एक हिसाब से छपरौली विधानसभा तो उनका गढ़ माना जाता है। चाहे आप दुनिया में कहीं भी हार जाएं, छपरौली सीट राष्ट्रीय लोकदल जीतता रहा है। चौधरी चरण सिंह लोकसभा लगातार वहां से जीते हैं। उसके बाद चौधरी अजीत सिंह लगातार वहां से जीत से रहे हैं। एक बार चौधरी चरण सिंह वो सीट छोड़ के मुजफ्फरनगर गए थे, तो उस दौरान इनके पिताजी थे रघुवीर शास्त्री, सोमपाल शास्त्री जी के, वो जीते थे। ये मेरे ख्याल से 67 की बात है। और उसके बाद जो है सोमपाल शास्त्री एक बार 98 में जीते और एक साल के बाद ही चुनाव हो गया था। वो एक साल वहां से एमपी रहे थे। उसके बाद वो सीट लगातार अजीत सिंह के पास रही और 2014 में सतपाल सिंह जो कमिश्नर थे वो चुनाव जीते और अजीत सिंह उनसे चुनाव हार गए क्योंकि मोदी लहर थी, आप जानते हैं। तो ये जी मोटा मोटी खाका इसका सिस्टम है। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय लोकदल का और भाजपा का गठबंधन हुआ है और उसमें वहां पे जयंत चौधरी खुद ना लड़के उन्होंने अपने एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट दिया है, तो उसकी सिंपैथी उसको मिल रही है और भाजपा का कोई कैंडिडेट है नहीं, तो इसलिए वहां पे जो एक कैंडिडेट इसने भेजा है, समाजवादी पार्टी ने भेजा है अमरपाल शर्मा को, और बसपा का कैंडिडेट है वहां पे परवीन बैसला जो गुर्जर समाज से आते हैं, दिल्ली के वकील हैं वो भी, तो वो वहां पे बहुत ज्यादा कुछ कर पाएंगे मुझे नहीं लगता। लेकिन अमरपाल शर्मा जो है वहां से एक बार अजीत सिंह के सामने भी चुनाव लड़ चुका है, थोड़ा पैसे वाला आदमी है, तो उसने थोड़ा इलेक्शन को मतलब थोड़ा सा उसमें ला दिया है कि भाई इलेक्शन हो रहा है, तो थोड़ा सा घबराहट में राष्ट्रीय लोकदल का जो कैंडिडेट है वो आ गया है, क्योंकि उसके पास पैसा खर्च करने को है नहीं, भाजपा पैसे दे नहीं रही और राष्ट्रीय लोकदल का जो जयंत चौधरी है वो पैसा दे नहीं रहे हैं, तो पैसे के मामले में अमरपाल आगे बढ़ गया है। और इसमें एक चीज जो इंटरनली आप देख रहे हैं, 10 साल से लगातार वहां पे सत्यपाल सिंह सांसद हैं, उनकी भी अपनी एक टीम है अच्छी भारतीय जनता पार्टी में, तो जो इंटरनल खबरें हैं वो भी सपोर्ट राष्ट्रीय लोकदल को कर नहीं रही हैं। क्योंकि देखिए जी जो 10 साल के मतभेद दोनों पीछे खबर भी आई थी, एक वीडियो भी आई थी कि दोनों में झगड़ा हो गया राष्ट्रीय लोकदल में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, क्योंकि जो 10 साल की आपकी टीस है, जो 10 साल की दुश्मनी है, वो एकाएक किसी नेता के दिल्ली में गठबंधन करने से स्थानीय लेवल पर खत्म हो जाएगी। ये इतना आसान कम से कम इस एरिया में तो है नहीं। तो स्थिति बहुत आसान भी नहीं है। अगर अगले 15 दिन के अंदर बहुत अच्छा इलेक्शन मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि उसमें 2-3 एक मोदी नगर और एक छोटी सी बेल्ट जो है इसकी, ये जो अपनी सीट आती है सिवाल खास को एससी सीट है, वो वहां पे थोड़ा सा दलित लोग ज्यादा रहते हैं। सिवाल खास और मोदी नगर का कुछ एरिया ऐसा है जहां पे चौधरी अजीत सिंह के टाइम से ही थोड़ा सा उनको पैसा देके मतदाता को प्रभावित किया जाता था। अगर ये दोनों विधानसभा अमरपाल शर्मा सेट कर लेते हैं तो इलेक्शन में थोड़ा सा मुझे लग रहा है खतरा भी हो सकता है, हालांकि वो दूर की बात है। जी जी ये बताएं कि अभी 2 और सीटें जो हालांकि बुलंदशहर अमरोहा भी हैं, लेकिन पीलीभीत में क्या स्थिति है? वरुण गांधी चले गए, जितिन प्रसाद आ गए। क्या वरुण गांधी की अनुपस्थिति में जितिन प्रसाद को निकाल पाएंगे ये सीट? वरुण गांधी क्या भितरघात करेंगे? वो किस तरह से इस परिवर्तन को ग्रहण कर रहे हैं? देखिए मुकेश जी, अगर आप देखें वहां से पीलीभीत की सीट पे एक बार मेनका गांधी, फिर एक बार वरुण गांधी, उस तरह से ये जीतते रहे हैं। पुरानी परंपरागत सीट वो मेनका गांधी की है। वहां से वीके सिंह भी एक बार कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, उनको भी हारना पड़ा था। तो इनका बहुत जबरदस्त नेटवर्क वहां पे है, मेनका गांधी का, वरुण गांधी का। और वो दिखाने के लिए हो सकता है, अब वरुण गांधी तो कहीं जा नहीं रहे हैं, उन्होंने तो खाली चिट्ठी लिख दी। अब चिट्ठी से कुछ क्या होता है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और मैं आपको बताऊं कि हमारी बात हुई है जतिन प्रसाद से, उसके लोगों से, तो उनमें भी बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है इस चीज को लेकर। अगर किसी उम्मीदवार का ये कह देना कि मैं मंत्री तो हुई, अगर हार भी गया तो क्या हुआ, तो अगर आप ये सोच के चुनाव में उतर रहे हैं तो आप खुद भी मान रहे हैं कि सफलता मिलना इतना आसान नहीं है। यहां पे आप अगर देखेंगे, समाजवादी पार्टी ने भगवत शरण गंगवार को उतारा है और बसपा ने अनीस अहमद को उतारा है। तो जैसे कि मैंने कहा कि इनकी आपस में सोशल इंजीनियरिंग है, कोई माने चाहे ना माने, मैं तो शुरू से दावा ठोकता रहा हूं। हालांकि मैंने तो आपके सामने आपके चैनल पे ही बड़ा दावा किया था, वो खुल के तो नहीं हुआ, लेकिन इंटरनल वो अभी भी है और मैं उसको मान के चल रहा हूं। तो मायावती ने अपना
एक डमी कैंडिडेट वहां दिया है। और समाजवादी पार्टी का जो भगवत सरन है वो कड़ी टक्कर जतिन प्रसाद को देंगे, इस तरह की खबरें मेरे पास हैं। तो इतना आसान जतिन प्रसाद के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए पीलीभीत नहीं है। पीलीभीत का वरुण गांधी का टिकट सिर्फ इसलिए काटा है कि कहीं ना कहीं ईगो क्लैश कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का वरुण गांधी को लेके। और काटने को तो फिर उनको मेनका गांधी का भी काटना चाहिए था। मेनका गांधी का इसलिए नहीं काटा कि दोनों अगर निकल गए तो फिर हंगामा ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए एक को टिकट दे दिया, एक को नहीं दिया। अगर उसकी जगह आप वरुण गांधी को भी टिकट दे देते हो, मेनका का काट देते, तब भी परिस्थितियां बदल सकती थी। लेकिन इन्होंने इसलिए उलट कर दिया उसको कि ये बिना मेनका के जाएगा नहीं, तो नहीं जाएगा तो काम भी नहीं करेगा वो, तो इसका नुकसान मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। रामपुर का क्या ख्याल है? आजम खान की सीट कहा जा रहा है कि एसपी ने बड़ा कमजोर कैंडिडेट दिया है और बीजेपी निकाल ले जाएगी। देखिए, रामपुर का अगर आप देखें, मैं आपको आंकड़ा बताता हूं, 2022 में जो चुनाव हुआ था, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था दोनों कैंडिडेट में। जो घनश्याम लोधी भारतीय जनता पार्टी के जीते, उनको 3,67,000 वोट मिले थे, और जो एसपी का आसिफ रजा था उसको 3,25,000 मिले थे। और क्यों मिले थे? वो उन परिस्थितियों में मिले थे कि इस बाई इलेक्शन में अखिलेश यादव एक दिन चुनाव प्रचार करने नहीं गए और कोई पार्टी की तरफ से उसको सपोर्ट नहीं मिला, कोई दूसरा। वो ऐसा लग रहा था कि एक हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी ने सरेंडर कर दिया हो। उन परिस्थितियों में आपका 10,000 वोट से हारना तो कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को ये सीट आराम से मिलेगी। और भले ही आजम खान जेल में रहे, बाहर रहे, ये आजम खान की पुश्तैनी सीट है और आजम खान का इस पे आज भी उतना ही महत्व है जितना पहले था। और ये आजम खान इस पे सीट पे जिताने के लिए कोई भारतीय जनता पार्टी की अपील करने तो जा नहीं रहे हैं। तो जितना उनका वोटर था सारा समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। हालांकि बीच में हमें देखने को मिला कि कई सारी नाराजगी हुई, लास्ट में टिकट दिया, ये दिया उससे, लेकिन मुझे लग रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस सीट पे भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे बड़ी मुश्किल दिखाई दे रही है जी। तो आपको अंत में अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो आपको बीजेपी के लिए कितनी सीटों पर संभावना दिख रही है, बीएसपी के लिए कितनी सीटों पर, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए मोटे तौर पर अगर हम 16 सीटों का हिसाब किताब लेकर चलें तो? देखिए, अभी पहले फेज की अगर आप बात करें मुकेश जी, पहले फेज में जैसे सहारनपुर की सीट है वो मुझे आप कह सकते हैं कि कांग्रेस को जा सकती है, तो एक सीट कांग्रेस की हो गई इन 14 सीटों में से, 16 सीटों में से। इसके अलावा जैसे कैराना है समाजवादी, मुजफ्फरनगर है समाजवादी, बिजनौर पे बसपा काफी मजबूत स्थिति में है, नगीना पे आप देखेंगे चंद्रशेखर काफी अच्छी स्थिति में है, बागपत में राष्ट्रीय लोकदल अच्छी स्थिति में है, तो मेरठ में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है और वहां से जो है समाजवादी पार्टी ने जो टिकट दिया है वो पूर्व मेयर रही हैं, उनका बड़ा अच्छा खासा वहां पे ये है, तो वो सीट भी, मेरठ जैसी सीट अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती, क्योंकि मेरठ पे हमारा ज्यादा चर्चा नहीं हुई, मेरठ में कल पल्लवपुरम बड़ी कॉलोनी मेरठ की है, वहां पे लोकसभा चुनाव का बाईकाट की घोषणा कर दी है और उम्मीदवार जो गए थे अरुण गोविल जी जो राम है वो थे साथ में और स्थानीय विधायक थे, दोनों को घुसने नहीं दिया गया है। तो अगर आपको जैसे कि संजीव बालियान को गांव में नहीं ठाकुर घुसने दे रहे हैं, खुलेआम चुनौती आपको दे रहे हैं। एक तो ये होता है कि भाई ठीक है फॉर्मेलिटी हो गई, वोट नहीं देंगे, खुलेआम अगर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं तो इससे आपको समझना चाहिए कि क्या स्थिति है। तो मेरठ शहर में अगर आपका बाईकाट हो रहा है, मेरठ शहर में आपको नहीं घुसने दिया जा रहा है, तो जो मेरठ का ग्रामीण क्षेत्र है वहां क्या स्थिति होगी। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इन 8 सीटों में से भयंकर नुकसान होता वो मुझे दिख रहा है। मुझे 3 से ज्यादा सीटें दिखाई नहीं दे रही हैं। और 16 की अगर आप बात करोगे तो मुझे 6 से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिखाई दे रही हैं। उसके अलावा जो सीटें बचती हैं वो सपा और बसपा के हिस्से में आएंगी। और 1-2 सीटें, देखिए इस बार कांग्रेस का भी ग्राफ बढ़ेगा, भले ही कांग्रेस बहुत ज्यादा कहीं दिख ना रही हो, कर ना रही हो, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले में कई जगह सोशल इंजीनियरिंग जो चल रही है उसके तहत कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो बीएसपी ने इस पिछली बार थोड़ा अच्छी सफलता हासिल की थी इस इलाके में, इस बार केवल वो सपोर्टिंग रोल में है एसपी कांग्रेस के लिए, या बिजनौर की सीट का आपने जिक्र किया कि वो उसमें मजबूत है, वो निकाल सकती है, इसके अलावा भी कहीं कोई गुंजाइश है?
नहीं, उसकी अपनी सीट है, जहां जहां पे वो मजबूती में लड़ रही है वहां वो जीत जाएगी, लेकिन उसका वो सपोर्ट जहां वो इधर कर रही है, कई जगह सपोर्ट उसको समाजवादी पार्टी कर रही है, ईस्टर्न यूपी में, मिडिल यूपी में, या अगर आप इधर आगरा आगरा मथुरा से जब आगे बढ़ेंगे तो कई जगह समाजवादी पार्टी उसको सपोर्ट कर रही है। अब आगरा की सीट है, वो दलित सीट है, तो वहां पे बसपा बहुत मजबूत है, तो वो सीट जो बसपा के पास नहीं थी, भाजपा के पास थी, वो बसपा के पास चली जाएगी। अब जैसे अमरोहा की सीट पिछली बार बसपा के पास थी, तो अब उसमें कांग्रेस ने थोड़ी सी गलती की है कि पुराना जो बसपा का कैंडिडेट था उसको ही कांग्रेस ने टिकट दे दिया है, तो मायावती ने एक मुस्लिम को दे दिया दूसरे को, तो वहां नुकसान हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट पैसे से है, लेकिन अगर आप उस पर जमीन पे देखेंगे तो जमीन पे उसका इतना असर नहीं है, लेकिन उसको फायदा ये मिल जाएगा कि सपा बसपा की लड़ाई और कांग्रेस की जो आपसी लड़ाई है उसका फायदा उसको मिल जाएगा, तो ऐसे त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा। लेकिन कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां अच्छी स्थिति में आपको बसपा दिखाई देगी। मुझे लग रहा है पहले फेज में बसपा बहुत अच्छा, कोई उसका वो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सेकंड फेज में, थर्ड फेज में बसपा का बहुत अच्छा मामला रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। एक छोटी सी टिप्पणी मथुरा की सीट पर भी हेमा मालिनी की स्थिति क्या दिख रही है? देखिए, मैंने मथुरा का कुछ निकाला भी था, वो मैं ढूंढ लूं। मथुरा की जो सीट है, आप जानते हैं कि मथुरा की सीट पे वाजपेयी जी की जमानत जब्त हो गई थी, अगर आपको याद हो, और यहाँ पे ये 57 की बात है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी यहाँ से जीते थे। यहाँ पे जाट, ब्राह्मण और धनगर जाति के लोग बहुतायत हैं, और जैन चौधरी 2009 में चुनाव जीते थे यहाँ से, और वहां के स्थानीय नेता थे श्याम सुंदर, वो बसपा से लड़ रहे थे। बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं था, जैन चौधरी को 3,80,000 और श्याम सुंदर को 2,10,000 मिले थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था। 2014 में हेमा मालिनी को भारतीय जनता पार्टी लेके आई, और भारतीय जनता पार्टी की उस टाइम नरेंद्र मोदी की लहर भी थी, और एक वो थोड़ा सा धार्मिक शहर है वहां पे, हाँ, मुजफ्फरनगर वाला सीन था, मुजफ्फरनगर वाला कांड था, तो इसका सारी चीजें देखते हुए बड़ा फायदा हेमा मालिनी को मिला, और हेमा मालिनी वहां से जीत गई। फिर वो 19 में रिपीट हुई। लेकिन अब हेमा मालिनी को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुफीद कैंडिडेट नहीं था, लेकिन दूसरी पार्टियों के लिए भी कोई कैंडिडेट मुफीद इसलिए नहीं मिला क्योंकि वहां पे जो मेन जो सामना उसका करता था, मुकाबला करता था भारतीय जनता पार्टी का, वो राष्ट्रीय लोकदल था। राष्ट्रीय लोकदल ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया। अब कांग्रेस ने कोशिश की थी कि वो हल्की सी फाइट जो है बॉक्सर को लेके आए थे, विजेंद्र सिंह को, वो कुछ देगा जाट के नाते, लेकिन वो पहले ही भाग गया उसका। अब उसको कैसे भगाया गया, वो उसके पीछे भी एक लंबी कहानी है कि उसका कोई केस खोल दिया, ये खोल दिया इस तरीके से, क्योंकि लग गया था कि देखिए मायावती की, इसकी हेमा मालिनी की लोकप्रियता तो कम हुई है, लेकिन लोकप्रियता कम होने के बावजूद सामने जब तक कोई मजबूत आदमी नहीं होगा तब तक मथुरा से भारतीय जनता पार्टी को बाहर हटाना आसान मुझे नहीं लग रहा है। तो अभी तो मुझे मोटा मोटी यही लग रहा है कि क्योंकि कमजोर कैंडिडेट है वहां पे क्योंकि इन्होंने क्या किया, कांग्रेस ने उसके जाने के बाद मुकेश धनगर को दे दिया है। अब धनगर हैं वहां पे, 1.5-2 लाख धनगर हैं, और वो क्या कर पाएंगे मुझे नहीं लगता। और बसपा ने एक पुराने आईएएस को दिया, वो जाट हैं, तो जाट उसके साथ जाएंगे, थोड़ी बहुत मात्रा में सीटें तो, वोट तो ले लेंगे, लेकिन जीतने की स्थिति में दोनों लोग मुझे नहीं दिखाई देते। जी, तो कुल मिलाकर ये कि पहले 2 चरण की 16 सीटों पर बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती है। पिछली बार की सफलता को दोहराना भी उसके लिए मुश्किल है, जबकि अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो उसके लिए बेहतर संभावनाएं इस बार दिख रही हैं। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, और बहुजन समाज पार्टी उतनी स्ट्रांग भले ही ना हो, लेकिन कुछ सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकती है, और कुछ सीटों पर वो इंडिया गठबंधन को जीतने में मददगार साबित होगी। ये कुल मिलाकर हम कह सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब इस बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार।